ऑलवेज रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है तो उसके ऊपर चार्ज जो होगा इनसाइड नहीं होगा, चार्ज जो है इनसाइड नहीं होगा, वो कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। ये ऐसा नहीं होगा, ये होगा कहाँ पे होगा, ये सरफेस पे होगा, सरफेस पे चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ऐसा क्यों होता है? देखिए सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, तो उस केस में रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो क्या होगा, रिपल्सन के बाद जो है मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर कर पाएगा भाई, तो सरफेस के ऊपर जा पाएगा, सरफेस को छोड़ के जा नहीं सकता, तो क्या होगा, सरफेस पे आएगा। तो क्योंकि रिपल्सन जो है कोई भी चार्ज जो होता है क्या होता है, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करता है, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर कर सकता है भाई, तो सरफेस पे जा सकता है, इसलिए इस सरफेस पे चला है। एक रीजन। दूसरा रीजन ये है कि आप देखिएगा कि कोई भी बॉडी हो, अगर हम जो है ऊपर से नीचे गिराते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल इसका क्या हाई है, और ये बॉडी नीचे गिरेगा तो क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या मैक्सिमम है, और नीचे आए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम। यानी कि जब भी कोई बॉडी जो है हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल की ओर जाना चाहता है, इसलिए भी देखिए कि अगर जो है इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है कब मैक्सिमम होगा, जब R मिनिमम होगा, यानी कि नजदीक रहेगा, इनसाइड में रहेगा तो क्या होगा, R मिनिमम होगा, सारा चार्ज यही नीचे रहेगा तो क्या होगा, R मिनिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन इसको क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या चाहता है, अपने आप को मिनिमाइज करना चाहता है, तो मिनिमाइज करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, इसको R का वैल्यू, यानी एक दूसरे के चार्ज क्या होगा, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए क्या एक दूसरे से दूर भागेगा, और वो कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। तो इसलिए भी जो है वो सरफेस पे होता है। हम कह सकते हैं नोट में ऐसा भी कह सकते हैं, चार्ज reside on the surface of conductor to minimize पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए जो है वो क्या करता है, सरफेस पे होता है चार्ज। ये क्वेश्चन आता भी है तो इसमें टिक कीजिएगा कि मिनिमाइज करने के लिए जो है वो क्या होता है, ठीक है। अब देखा जाए आगे के पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, ध्यान लीजिए। अब देखा जाए 8 पॉइंट कहता है चार्ज इज इनवेरिएंट, या कह सकते हैं क्या, इंडिपेंडेंट फ्रॉम रिफरेंस फ्रेम। चार्ज होता है इंडिपेंडेंट होता है किससे भाई, रिफरेंस फ्रेम से, इसलिए इसको इनवेरिएंट कहते हैं। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, चार्ज के बारे में अगर देखा जाए तो कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल है, इस पे चार्ज है, तो इस केस में इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो, इसका वेलोसिटी v1 से v2 हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, आप बताइए क्या उसका जो है चार्ज का वैल्यू में चेंजिंग होगा,
आप जानते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये करूँगा, ठीक है, जो बच्चे अच्छे हैं तुरंत जवाब देंगे, ठीक है। अगर देखिए कि यहाँ पर जो है, इसमें मैंने बोला कि पहले रेस्ट में था, अब इसका वेलोसिटी v1 हो गया, अब कुछ देर के बाद वेलोसिटी v2 हो जाता है, उसके बाद वेलोसिटी v3 हो जाता है, या बढ़ते बढ़ते जो है इसकी वेलोसिटी जो है v इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, c स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाता है। तो क्या इसके चार्ज की वैल्यू में चेंजिंग होगा क्या? आप जानते हैं रिलेटिविटी का कंसेप्ट, m इक्वल टू m नॉट अंडर वुड 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर होता है, जहाँ पे m जो है क्या रिलेटिव मास होता है, m क्या होता है रिलेटिव मास होता है, और m नॉट जो है रेस्ट मास होता है, हर का एक रेस्ट मास है। और हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे मास जो है यानी कि जो है वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा, उस केस में जो है उसका मास में भी चेंजिंग होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं एक समय अगर v का जो है उस बॉडी का जो है अगर m नॉट मास के पार्टिकल का अगर वेलोसिटी जो है c के इक्वल हो जाए, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी के करीब हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि मास जो है वेलोसिटी चेंज होने से उसका मास भी चेंज होता है। और कल के क्लास में हम लोग स्टडी किए हैं क्या कि जो है कोई भी पार्टिकल पे चार्ज है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि उसमें मास है, चार्ज है इट मीन्स मास है, कल की क्लास में किए हैं, यानी कि मास चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, कल की क्लास में किए। तो मैं यहाँ पूछा आपसे कि यदि v1 है, वेलोसिटी v2 है, v3 आपकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल रहता है, तो क्या उसके चार्ज में चेंजिंग आएगा? नहीं, मास में चेंजिंग आएगा, चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर जो है इसके चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसलिए वेलोसिटी चेंज होने से भी जो है चार्ज के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मास चेंज हो सकता है लेकिन उसका चार्ज चेंज नहीं होगा, इसलिए कहते हैं चार्ज इनवेरिएंट या चार्ज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम कोई भी हो उससे कोई इसके ऊपर असर नहीं आएगा, लेकिन मास के ऊपर तो चेंज आता है। समझ में आया होगा? ठीक है। अब देखिए एक चीज और होता है कि क्या चार्ज तो है इंडिपेंडेंट फ्रॉम जो है रेफरेंस फ्रेम है या इंडिपेंडेंट फ्रॉम जो है स्पीड है, क्या चार्ज डेंसिटी भी है क्या? ऐसा तो नहीं, चार्ज डेंसिटी जो है डिपेंडेंट है। चार्ज इज इनवेरिएंट या चार्ज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम, बट चार्ज डेंसिटी is dependent on speed of the particles। ठीक है ना? इसको नोट में लिख सकते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सबको नोट में रखिएगा, बहुत काम देगा, क्योंकि बहुत बार जो है ये इनवेरिएंट इसी कारण से इसको भी लोग समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए एक्चुअली में अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्या, एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज, देखिए चार्ज के बारे में देखा जाए, हम लोग जानते हैं चार्ज, यही चार्ज जब रेस्ट में है, जब रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और यही चार्ज जो है सेम चार्ज जो है मोशन तो होगा, मोशन में होगा, लेकिन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करेगा, यानी यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो उस केस में जो है कांस्टेंट वेलोसिटी को मूव करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, तो उस केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड
दोनों प्रोड्यूस करता है। जैसे और ये जो है क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और देखिए थर्ड जो है, यही चार्ज जो है अगर मान लीजिए यहाँ पे चार्ज भी दिया है, मोशन, डिस्क मोशन, और थर्ड में जो है एक्सेलरेटेड हो। एक्सेलरेटर में क्या हुआ, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी जो है v जो है कांस्टेंट नहीं है, ये वेलोसिटी वेरी कर रहा है ना। तो उस केस में जो है रेडिएशन देगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो देगा ही देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा, और क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन, यानी एनर्जी भी देगा। ठीक है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो है चार्ज के मोशन से, ठीक है, तो चार्ज का जो है पोजीशन जो है, अगर वो रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, चार्ज वही जो है मोशन में होगा यानी करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों देता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक जब वही चार्ज जो है एक्सेलरेट होने लगेगा, यानी कि वेलोसिटी में एक्सेलरेशन होगा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी को भी प्रोड्यूस करता है। क्लियर ना। तो इसको जो हम लोग जानेंगे, इसलिए एक्चुअली में चार्ज जो है 12 में कहा जाए तो चार्ज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे चार्ज का है, पूरे 12 का जो है समझिए कि 60-70% जो है हम लोग को जो पढ़ना है चार्ज से रिलेटेड ही पढ़ना है। एक पॉइंट और देख लें, क्या देखिए कहता है, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं, तो कहता है क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या, पहले थोड़ा सा समझते हैं। कहता है क्या, किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी सरफेस को, कोई भी बॉडी हो उसके सरफेस पे, ठीक है, एरिया वाई, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना एरिया पे भाई, तो ए एरिया पे, एरिया क्या इसका ए है, कोई शेप हो सकता है। ठीक है, शेप कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह का शेप होगा, स्क्वायर हो सकता है, प्लेट हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, डिस्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर बाय द वे उस केस में अगर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहता है चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of the body is called surface charge density. It is denoted by sigma. यानी सिग्मा इक्वल टू जो है, इसको स्मॉल सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, यानी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया। इसको जानना चाहिए था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट्स बता दिए। ठीक है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स बताते हैं। क्या पॉइंट्स बताते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज directly
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है? सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है अगर कोई भी इस टाइप का कॉर्नर है, ठीक है, इसमें हम लोग जो है इस टाइप का कोन और इसमें हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट देते जाते हैं। एक समय के बाद बहुत चार्ज दे देंगे, क्योंकि हर का जो है कैपेसिटी होता है चार्ज होल्ड करने का। उसके बाद चार्ज को क्या करेगा? लीक करना स्टार्ट करेगा। तो कुछ समय के बाद चार्ज अब देते जाएंगे, दे रहे हैं चार्ज, ठीक है, चार्ज दिया जा रहा है। एक समय के बाद क्या होगा? चार्ज जो है होल्ड करना छोड़ देगा, अब चार्ज को लीक करना स्टार्ट करेगा। तो चार्ज किधर से लीक करेगा भाई? इधर से लीक करेगा, या इधर से लीक करेगा, या इधर से लीक करेगा, या ऐसे लीक करेगा। इस तरह से लीक करना स्टार्ट कर देगा। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन ये है कि इस कॉर्नर से, बी ऑप्शन ये से, बी ऑप्शन में दोनों आता है, सी ऑप्शन ये, ठीक है, या डी ऑप्शन सभी में से। तो देखिए एक्चुअली में स्टार्टिंग किससे हो तो देखा जाए इसका आंसर चार्ज जो है कॉर्नर से ही लीक करेगा। क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चार्ज कहाँ से होगा? क्योंकि जो है सबसे स्मॉल जो है रेडियस किसका है, किस पॉइंट का है? इसका एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए ज़्यादा है, इसका एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, ठीक है, यानी रेडियस इसका ज़्यादा हुआ, इसका रेडियस इससे ज़्यादा हुआ, ठीक है। धीरे धीरे कमते कमते सबसे कम रेडियस क्या हुआ? इसका हुआ, है ना। यानी रेडियस जिसका कम होगा तो उस केस में क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि जो है चार्ज जो है वहीं पे जो है ज़्यादा इकट्ठा होगा, ठीक है। चार्ज कहाँ पे इकट्ठा होगा? जहाँ पे जो है उस केस में ये जो है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? कम होगा। देखिए इस पॉइंट्स को समझने के लिए हम लोग एक चीज़ और करते हैं। कैसे? इसको समझने के लिए कोई भी बॉडी है इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या हुआ? इसका हर डिस्टेंस पे यदि रेडियस r है, इसका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, चार्ज क्या है? q है एरिया वाइज। अब इसमें कहता है क्या? इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा भाई? q बाई क्या? 4πr²। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाई एरिया, यानी q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर जो है इसको आगे पढ़ना होता है, पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 Q1 यानी Q अपॉन क्या? Q अपॉन R। पोटेंशियल यह है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या जाएगा? 1/4πε0 Q अपॉन R। क्या भाई? पोटेंशियल इक्वल। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे आएगा, अभी इतना जाने कि पोटेंशियल इक्वल टू फार्मूला से आप समझिएगा। अब 1/4πε0 Q का वैल्यू जो है इतना वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? सिग्मा 4πr² अपॉन क्या? R। अच्छा, अब इस केस में देखिए 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r² से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सिग्मा इंटू R बचेगा, सिग्मा इंटू R बाई V। क्लियर ना? यानी सिग्मा इक्वल टू जो है, चूंकि पोटेंशियल क्या V क्या है? कांस्टेंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, सरफेस पे हर जगह पे जो है पोटेंशियल क्या होगा? हर पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम ही होगा, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ये V क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो V इक्वल टू कर सकते हैं सिग्मा इंटू R, सिग्मा इक्वल टू कर सकते हैं V अपॉन R, जहाँ V क्या है? कांस्टेंट टर्म है। सो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1/r, यानी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इस तरह से इसको प्रूव भी कर सकते हैं। समझिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पोटेंशियल का फार्मूला ये होता है, और इक्विपोटेंशियल में क्या होता है कि उससे जो है सर्टेन डिस्टेंस पे हर जगह पे इसके सराउंडिंग हर जगह पे इसका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, V हर जगह पे इसका पोटेंशियल क्या होगा? V होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर पॉइंट पे जो है वो क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो उस केस में जो है क्या जाएगा? V इक्वल टू क्या जाएगा? 1/4πε0 Q
u का वैल्यू क्या, ये वैल्यू पुट कर दिया, ये वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, सिग्मा इंटू ये आर स्क्वायर से ए कर कटेगा तो सिग्मा इंटू आर बचेगा। और एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का कोई वैल्यू जो है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे v बाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। जब v बाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो सिग्मा इक्वल टू क्या ले सकते हैं भाई, 1/r। इस तरह से सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होगा वहाँ पे ही जो है क्या, चार्ज ज़्यादा इकट्ठा होगा। क्लियर? इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी इज क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कहा जाता है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सॉरी, ये सब जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, सही है। लेकिन ये सब भी फॉर्म में हुआ है, ये सब का भी फॉर्मेशन के कुछ रीजन है, आप जानिए थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन क्वार्क जो है 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क। ऐसे बहुत लोग बहुत तरह से करते हैं, ठीक है ना। अप क्वार्क जो है 2/3e प्लस, और ये डाउन क्वार्क में जो है 1/3e के इक्वल होता है। क्लियर ना? अब देखिए, एक प्रोटॉन का जो फॉर्मेशन होता है, एक्चुअली प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है मैं बताऊं आपको। प्रोटॉन का जो फॉर्मेशन होता है, 2 जो है अप क्वार्क और 1 जो है डाउन क्वार्क। 2 अप क्वार्क का मतलब क्या हुआ, एक जो है क्वार्क का वैल्यू 2, एक अप क्वार्क का वैल्यू 2/3 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 4/3e। और एक डाउन क्वार्क का वैल्यू क्या, -1/3e। सॉल्व कीजिएगा तो आपके ई के इक्वल आएगा। इससे चार्ज इसके ऊपर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज के इक्वल होता है मैग्नीट्यूड, लेकिन जो है नेचर क्या होता है इसका, पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन की बात करें, ये जो है 2 जो है आपका, या कह सकते हैं 1 जो है अप क्वार्क और 2 जो है डाउन क्वार्क से बना होता है। 1 अप का मतलब क्या हुआ 2/3e और 2 डाउन का मतलब क्या हुआ -2/3e। सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है। अब समझिएगा क्या कि अभी तक जो है क्वार्क को फंडामेंटल क्यों नहीं माना गया। जो क्वार्क को फंडामेंटल मतलब यह इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में आ जाएगा। एक्चुअली में क्या है, क्वार्क जो है हमेशा जो है ग्रुपिंग में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब में, कभी इंडिविजुअली जो है अलग नहीं होता। अगर वो है 2 क्वार्क को या 3 क्वार्क जो है, 4 क्वार्क जो है, अगर उस टाइप का क्वार्क जो है एक ग्रुपिंग में होता है, कभी अलग नहीं रहेगा, ठीक है। अलग जो है एग्जिस्ट नहीं करता, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। फ्रीली जो है उसका लाइफ टाइम जो है बहुत ही कम होता है, 10⁻⁸ सेकेंड, जो कि बहुत ही मिनिमम है। इसलिए जो है वो पॉसिबल नहीं होता। क्लियर? तो जितना एनर्जी दे के इसको अलग करेंगे फिर जो है वो बन जाता है, ठीक है। इसलिए जब भी देखा गया कि जो है अलग इंडिविजुअली जो है ये ऑब्टेन नहीं हो पाता फ्रीली, इसलिए क्वार्क को जो है एलिमेंट्री पार्टिकल के रूप में अभी दर्जा नहीं दिया गया। जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो क्वार्क जो है फंडामेंटल क्लियर होगा। और ये भी क्लियर होगा कि प्रोटॉन पॉजिटिव क्यों होता है भाई, प्रोटॉन पे चार्ज ई के इक्वल कैसे होता है, तो क्या रीजन है कि एक्चुअली में क्वार्क जो है प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक 1 डाउन क्वार्क से बना है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों होता है, तो यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, आगे के टाइम से लोग जानते थे क्या कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, लेकिन कैसे होता है, दिस इज द फैक्ट। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपसे, जो लोग वीडियो को जो है अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आपके करने से आपके पास अच्छे अच्छे वीडियो मैं दूंगा। दूसरी चीज़ क्या, मैं बताता हूँ, अधिकांश कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, हर क्वेश्चन का डिस्कशन मैं करूँगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी जो है आगे से जो है ये टॉपिक होने के बाद कल की क्लास में कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स पे, और कल की क्लास में हम लोग जो है कूलम्ब्स के बारे में स्टडी करेंगे, फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।